बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के बच्चों के लिए मेरा पहला लेक्चर है ये यूट्यूब के ऊपर, और आपको बच्चों मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपकी जो मैट्रिक के बाद एफएससी है, उसके बाद एंट्री टेस्ट है, इन तमाम चीज़ों की कामयाबी के लिए। तो लिहाजा एमसीक्यूज़ को जब भी हम क्योंकि मैट्रिक में जो बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे वो तो इग्नोर कर देते हैं, वो कहते हैं कोई नहीं यार देखी जाएगी, रटा मार लेते हैं, एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ को यही आने हैं पेपर में, कोई नहीं खैर है। मगर कई दफ़ा वो एमसीक्यू थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है या अंदर से आ जाते हैं। तो उन तमाम चीज़ों के लिए मैं आप लोगों के पास मौजूद हूँ जी। आप मेरे साथ ही सारे एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से सॉल्व करें। हम कम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चीज़ों को टच करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर जी हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। इसमें सबसे पहले बच्चों चैप्टर नंबर 1 के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं और साथ में पास पेपर्स के भी एमसीक्यूज़ आपको मैं करवाऊंगा। एक तो बात याद रखिएगा, जो आप लोगों को मैं जितनी भी बातें बताने जा रहा हूं ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले तो आप लोगों के पेज नंबर 3 के ऊपर ना बुक में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स लिखी हुई है। ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो है ना, ये आप लोगों ने जुबानी याद कर लेनी है। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स ये सारी की सारी जो है ना, ये आपने जुबानी याद कर लेनी है, जिसमें वो मैकेनिक्स है, हीट है, साउंड है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, प्लाज्मा फिजिक्स है, जियो फिजिक्स है। अब इनमें से एमसीक्यू बन जाता था जी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ किस में स्टडी होता है, हम कहते हैं जियो फिजिक्स में। इसी तरह कहा जाता है जी कि जो आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, वो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में डिस्कस होती है, तो वो प्लाज्मा फिजिक्स है। इसी तरह बच्चों न्यूक्लियस का बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनकी डिस्कशन हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं, हमारी उस ब्रांच का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स की डिस्कशन जिस ब्रांच में होती है वो एटॉमिक फिजिक्स है। इसी तरह चार्जेस एट रेस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, चार्जेस इन मोशन जो है वो मैग्नेटिज्म को शो करती है। तो ये सारी जो डेफिनेशंस आपकी बुक में लिखी है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों ने लाजमी याद करनी है अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पर एक और भी वर्ड है बायोलॉजिकल साइंस का और फिजिकल साइंस का। याद रखिएगा, जो बायोलॉजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस, और बच्चों एक वर्ड लिखा हुआ है फिजिकल साइंस का। अब ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। अब बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस में क्या फर्क है, याद रखें। बायोलॉजिकल साइंस जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये डील करती है विद लिविंग थिंग्स। ये डील करती है किन से, लिविंग थिंग्स से। जबकि फिजिकल साइंस डील करती है किन से, नॉन लिविंग थिंग्स से। तो एक तो ये बात होगी कि फिजिकल साइंस डील करती है नॉन लिविंग थिंग्स से, बायोलॉजिकल साइंस डील करती है लिविंग थिंग्स से। अब हमारा जो ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ है। तो जो फिजिक्स है, हमारा जो फिजिक्स सब्जेक्ट होता है वो बच्चों फिजिक्स जो होती है वो क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल साइंस का पार्ट होती है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। बाकी ब्रांचेस मैंने आपको बता दी हैं, उनके नाम आपको जुबानी आने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारे इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आता है ना बच्चों, उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज आप बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं यार, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिनको आप मैयर कर सकते हैं भाई, वो सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जिस तरह आप लेंथ मैयर कर सकते हैं, मैस मैयर कर सकते हैं, टाइम मैयर कर सकते हैं, टेम्परेचर मैयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हर वो चीज जिसको आप मैयर कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। आप अपनी हाइट मैयर कर लें, ठीक है, वो भी आप मैयर कर सकते हैं, मैस मैयर कर सकते हैं, वेट मैयर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज जो थी बच्चों, याद रखें ये दो तरह की होती हैं। एक को हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज, और एक को बच्चों हम क्या नाम देते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज का नाम देते हैं। अब जो बेस क्वांटिटीज होती हैं ये तादाद में 7 होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज तादाद में हमें नहीं पता कितनी होती हैं भाई, बहुत ज्यादा होती हैं, हम कहते हैं मैनी। तो अगर आपसे पूछिए टोटल फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में कितनी है, तो टोटल फिजिकल क्वांटिटीज भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उनमें देखें बेस और डिराइव्ड आती है। बेस तो पता चल गया 7, डिराइव्ड बहुत ज्यादा है, मैनी। अच्छा, अब जो ये बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, आप बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड।
इन जिनकी बेस के ऊपर फिजिक्स में बाकी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है उनको बेस क्वांटिटीज बोली जाती हैं। क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा, अब ये 7 बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग पढ़ते हैं भाई, लेंथ है, मैस है, आप लेंथ पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आप मैस पढ़ते हैं, लेंथ है, मैस है, टाइम है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं जी, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, फिर उसके बाद कौन है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है, और उसके बाद बच्चों ये कितनी होगी है, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, अब ये जो बच्चों आप इतनी सारी ये याद करते हैं बेस क्वांटिटीज, ठीक है, ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो आप याद करते हैं। इसी तरह जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं भाई, उनमें वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है, अभी मैं वेक्टर और स्केलर को डील नहीं कर रहा, बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं। एक्सेलरेशन आ जाता है, फोर्स आ जाती है, मोमेंटम आ जाता है, मोमेंटम भी आपने पढ़ा हुआ है अपने, मैं वो एमसीक्यूज में वो बातें बता रहा हूँ जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। अच्छा, मोमेंटम है, इसके अलावा वर्क डन है, तो वगैरह वगैरह है। अब ये ना हो पेपर में ईटीसी जब होता है ना, ईटीसी एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, बच्चे समझते हैं एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, तो और कुछ ना आ रहा हो तो पेपर में ईटीसी ठोक दो, है ऐसे नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों ने। अच्छा, अब ये हो गया जी, बेस क्वांटिटीज टोटल है 7, डिराइव्ड क्वांटिटीज ईटीसी भाई बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये ना हो तुम लोग को सारी ईटीसी भी तो एग्जांपल ही थी एक, ठीक है, खुदा का खौफ खा लेना भाई, समझदार बच्चे माशाल्लाह लेक्चर ले रहे हैं मेरा, मुझे पता है। अच्छा, अब लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं, बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को बोलते हैं बेस यूनिट्स। बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को क्या बोलते हैं हम, बेस यूनिट्स बोलते हैं। इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। अच्छा, अब ये यूनिट्स की तो बात आपने की हुई है। लेंथ का जो यूनिट होता है आपको पता है ये मीटर होता है, मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है। तो ये 7 बेस यूनिट हैं बच्चों जो आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो हमारे पहले एमसीक्यू का फिर आंसर क्या बन गया, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई सिस्टम आर 7। और अगर यहां पे वो कहता डिराइव्ड यूनिट्स तो वो ऑप्शन ही नहीं है यहां पे, मैनी, फिर आंसर होगा मैनी। अच्छा, अब एक बात मेरी याद रखें बच्चों, ऐसी क्वांटिटीज जो इनके अलावा है ना, इनके अलावा ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो बेस क्वांटिटीज हैं, ये वाली, इन क्वांटिटीज, ये 7 क्वांटिटीज के अलावा वाली जितनी भी क्वांटिटीज है ना, वो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज में आएंगी। अब देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। अच्छा, अब उसने यूनिट पूछा है, कहता है कौन सा ऐसा यूनिट है जो डिराइव्ड यूनिट नहीं है। अच्छा, पास्कल, उसने कहा नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। अच्छा, अब जो पास्कल है ये डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये पास्कल जो है बच्चों ये बेसिकली प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है, तो ये प्रेशर में आता है यहां पे, तो प्रेशर, इसका मतलब पास्कल तो हो गया डिराइव्ड यूनिट। अच्छा, किलोग्राम, किलोग्राम, ये देखें अब ये कहां पे है किलोग्राम, अगर आप गौर से देखें ना तो ये किलोग्राम यार इस वक्त ये बेस यूनिट्स में है। अच्छा, उसके बाद न्यूटन जो होता है वो फोर्स का यूनिट होता है, न्यूटन जो होता है ये फोर्स का यूनिट होता है, पास्कल जो होता है ये प्रेशर का यूनिट होता है। अच्छा, जो मोल है, ठीक है, किधर गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो मैं नीचे पहुंच गया हूं। हाँ, किलोग्राम बच्चों इसमें आ गया बेस में, न्यूटन किस में आ गया, अब आप देखें न्यूटन किस में आया हुआ है, ये डिराइव्ड में आया हुआ है, ठीक है। और जो वाट है, पावर, अब जो पावर है वो भी बच्चों कौन सा यूनिट है, पावर भी डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो पावर का यूनिट जो होता है वो आपको पता है वाट होता है। तो अब देखें आप यार, वाट हो गया, ये पास्कल हो गया, वाट, यानी ये क्या है, ये डिराइव्ड है, ठीक है। अच्छा, ये भी क्या है, न्यूटन भी डिराइव्ड है, पास्कल भी डिराइव्ड है, ये तीनों डिराइव्ड है। इसका मतलब आपका आंसर जो है डिराइव्ड नहीं है वो है किलोग्राम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नेक्स्ट 3 एमसीक्यू, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन, हाँ जी, नंबर्स की फॉर्म में जब हम एवोगैड्रो नंबर के लिहाज से इनको डील कर रहे होते हैं, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज एक्सप्रेस्ड इन, इज मेजर्ड इन मोल, ठीक है। ये जो होता है ना मोल, ये इसका स्मॉल यूनिट है, ठीक है। और जो किलोग्राम है ना मैस का, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ये लार्ज यूनिट है। इसके बाद ले जी, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू,
200 माइक्रो सेकेंड। लो जी भाई मेरी बात सुनो, कभी भी जिंदगी में आपको ऐसा एमसीक्यू आ जाए जिसमें आपको लेफ्ट साइड पे प्रीफिक्स नजर आ रही हो वैल्यू के साथ, आप मेरी बात माने, चुप करके आप 200 लिखें, जरब लगाएं। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -6, ठीक है, और ये सेकंड अपनी जगह पे रहा। यानी कि मैंने क्या काम किया, सिर्फ मैंने माइक्रो की वैल्यू पुट कर दी है 10 की पावर -6। अच्छा, अब हमें पता है बच्चों कि ये जो 200 होता है ना, ये बेसिकली 200 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻², और 10⁻⁻6 भी साथ है, सेकंड अपनी जगह पर। तो अब बेस सेम हो तो वो स्कूल की मिस फायजा ब्यूटी क्रीम ने बताया था कि पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 2 - 6 कितना बन गया, सेकंड वैसे ही रहा, तो 2 - 6 2 × 10 की पावर -4 सेकंड आपका आंसर बन गया। तो लो जी बच्चों, आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन गया चार्ली। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, इनमें सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है? ओए होए 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 होए। अब ये एमसीक्यू भी बच्चे करते हैं, अगर वैल्यू चेंज कर देना तो बच्चे बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। भाई उससे परेशान तो आपने चले होना ही होना है, खैर है वो, मगर ना एक बात जरा सुन लें गौर से। आपकी बुक में इसके एमसीक्यू से पहले मैं बता दूं, पेज नंबर 5 के ऊपर ना, पेज नंबर 5 के ऊपर मिनी एक्सरसाइज बनी हुई है एक। उस मिनी एक्सरसाइज में याद रखिएगा ये जो आपको ये नोट बताने लगा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मजाक ना समझ लेना, ठीक है। याद रखिएगा जो 1 लीटर होता है ना, 1 लीटर जो होता है ये 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसी तरह याद रखिएगा हम ये भी कहते हैं 1 लीटर जो होता है ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। रेगुलर क्लास में अगर आप लोगों ने लेक्चर्स लिए हैं तो आप लोगों ने इनको प्रूफ भी किया होगा। और फिर हम ये भी कहते हैं 1 ml 1 मिलीलीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये कुछ कन्वर्जन्स हैं जो कि आप लोगों ने जुबानी क्या कर लेनी है, अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं आप लोगों से। अच्छा वापस चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, कहते हैं इनमें से सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है? यार ये 0.01 ग्राम, ठीक है। ये 2 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम का मतलब है, अच्छा आप देखें पहले तो एक मेरी बात सुने यार, आप वैल्यू को छोड़ें, आप देखिए प्रीफिक्सेस में बहुत डिफरेंस है। ये पहली प्रीफिक्स ग्राम में है, दूसरी प्रीफिक्स मिलीग्राम में है, तीसरी माइक्रोग्राम में है, चौथी नानोग्राम में है, नैनोग्राम। ओ भाई नैनो 10 की पावर -9, मिली 10 की पावर -3 मिली, और ये माइक्रो 10 की पावर -6। अच्छा तो अब देखो तुम लोग यार, सबसे छोटी क्वांटिटी इनमें से कौन सी? 10 की पावर -9 नहीं होगी ऑब्वियसली, तो हम कह देंगे डी हमारा आंसर है इसका। तो बस आप उससे देखें क्वांटिटी के साथ सबसे छोटी प्रीफिक्स किसके साथ लगी हुई है। हाँ अगर अब आप इसको मजीद देखें, ओपन करना चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ए ऑप्शन को आप क्या लिख सकते हैं, आप ए ऑप्शन को लिख सकते हैं 1 × 10⁻² ग्राम। अच्छा बी ऑप्शन को अगर आप लिखना चाहें 2 × 10⁻³ ग्राम। अच्छा सी ऑप्शन को आप लिखना चाहें तो 100 होता है 10 की पावर 2 और माइक्रो होता है 10 की पावर -6 ग्राम, तो ये बन गया 1 × 10 की पावर -4 ग्राम। अच्छा फिर डी ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन को आप लिख लो 5000 का मतलब है 5 × 10 की पावर 3, नैनो होता है 10 की पावर -9 ग्राम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा 5 × 10 की पावर -6 ग्राम। अब आप एक चीज पे गौर करें यार, ये जो जरब से पहले वाली चीज है ना, इसको इग्नोर कर दें। अभी ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है, ये इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं डालेगी जितना ज्यादा ये चीज डिफरेंस डालेगी जी के साथ। लिखिए 10 की पावर -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -6 है, इसका मतलब ये बहुत छोटी वैल्यू है। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज डेल्टा ऑप्शन। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। ये आपने वर्नियर कैलिपर के यूजेस में पढ़ा होगा कि इंटरनल डायमीटर, क्योंकि इसकी जो वो 2 जॉज होते हैं ना, एक अपर जॉज एक लोअर जॉज जो होते हैं, तो वो जो ऊपर वाले जॉज होते हैं ना, उनकी मदद से हम इंटरनल डायमीटर किसी भी टेस्ट ट्यूब का बड़ी आसानी से मेजर कर लेते हैं। तो वर्नियर कैलिपर इसका आंसर है। अच्छा उसके बाद कहता है जी, एक स्टूडेंट ने क्लेम कर दिया है कि डायमीटर ऑफ अ वायर जो है वो 1.032 सेंटीमीटर है यूजिंग वर्नियर कैलिपर। लो जी वर्नियर कैलिपर, पहली बात अब ये याद रखें, लीस्ट काउंट क्या चीज है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम मेजर की जाने वाली वैल्यू क्या कहलाती है? लीस्ट काउंट कहलाती है। अच्छा
अब ये लीस्ट काउंट आपने बच्चों याद रखना है। लीस्ट काउंट जो होता है मीटर रॉड का, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मैं वी से लिख रहा हूं, और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। बच्चों ये आप लोगों ने लीस्ट काउंट्स वैसे तो बचपन में पढ़े ही हुए हैं, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। इनके जो है ना, ये आप लोगों ने जुबानी याद कर लेने हैं। अच्छा देखें, जो मीटर रॉड होता है इसका जो लीस्ट काउंट होता है ना, याद रखिएगा बच्चों, ये 0.1 सेंटीमीटर होता है, ये इसको हम 1 मिलीमीटर बोलते हैं। अच्छा, जो वर्नियर कैलिपर होता है ये 0.01 सेंटीमीटर होता है, इसको हम 0.1 मिलीमीटर भी बोलते हैं। स्क्रू गेज जो होता है 0.001 सेंटीमीटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0.01 मिलीमीटर भी बोलते हैं। तो ये मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में दोनों में ही आपको आने चाहिए, ठीक है। बाकी आपने इनकी बड़ी डिटेलें पढ़ी हुई हैं कि इनको हम लोग कैसे, ये लीस्ट काउंट को कैसे निकालते हैं, इसका क्या चक्कर है क्या नहीं चक्कर, वो सारा कुछ आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब लीस्ट काउंट याद रखिएगा, एक ना हमारे पास आपकी बुक में उसने कहीं पे डिजिटल भी लिखा होगा, डिजिटल वाला, तो भाई वो डिजिटल का भी जो है ना अपना वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट एक बार अपनी किताबों से आप लोगों ने लाजमी तौर पे पढ़ लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो लीस्ट काउंट भाई अगर तुमने याद कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद की, मैं इसलिए रुका हूं ताकि आप इसको जरा अच्छे तरीके से एक बार देख लें। जो बच्चे नोट कर रहे हैं ये नोट भी कर लें, ये बड़ी काम की चीज है। इसके बाद ना इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसकी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के आगे फिर उसके अंदर लिखे हुए हैं उन्होंने बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हैं ये सारे, ये सारों के जो लीस्ट काउंट भी उन्होंने लिखे हुए हैं। अच्छा, उन्होंने ना जो बीम बैलेंस है उसका लीस्ट काउंट 100 मिलीग्राम लिखा हुआ है, फिजिकल बैलेंस का लिखा हुआ है 10 मिलीग्राम, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लिखा हुआ है 1 मिलीग्राम। तो ये भी आप लोगों ने याद कर लेने हैं, ठीक है। और इसी तरह जो स्टॉप वॉच होती है, स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट होता है वो जो आमतौर पे मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है, भाई मैं इधर लिख देता हूं एक मिनट, ये देखो, जो मैकेनिकल, क्योंकि तुमने याद तो करनी है, जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका मैकेनिकल स्टॉप वॉच का। अच्छा, फिर उसके बाद हम एक और लिखते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच का भी लिख लेते हैं। अच्छा, अब जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है इसका लीस्ट काउंट ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक जाके आपको रीडिंग देता है 0.1 सेकंड, और ये जो है 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक जाके 0.01 सेकंड ये आपको रीडिंग देता है। तो ये आप लोगों ने ना अब ये इनके वर्नियर, ये इनके सारे लीस्ट काउंट जुबानी याद कर लेने हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस के भी लाजमी याद कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों अब एमसीक्यू हमारा है, कहता है वर्नियर कैलिपर की मदद से सेंटीमीटर में ये रीडिंग ली है, कहता है बताओ अप टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री विद इट, कहता है आप इससे कितनी की देर तक एग्री करोगे, कहां तक एग्री करोगे। भाई इसने जो वैल्यू नोट की है 1.032 सेंटीमीटर है, जबकि लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी 0.01 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब है वर्नियर कैलिपर का जो सेंटीमीटर में जब ये आंसर देता है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर देता है, जबकि यहां पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक आंसर लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक इसने आंसर देना है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आते ही किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो आपका आंसर है सी। इसके बाद अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर वॉल्यूम, बुक लाइन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इसको जुबानी याद करना है आप लोगों ने, आपकी बुक के अंदर ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। वो मेजरिंग सिलेंडर का ना ये लिखा होगा अपना पेज नंबर 19 के ऊपर, तो वो आप लोगों ने ज़रा एक बार देख लेना इसको, ठीक है। इसमें फिर आगे कोई वैल्यूज़ भी लिखी हैं इसके, वो जो भी है बहरहाल वो देख लेना आप लोग, एमसीक्यूज़ के लिहाज से तो माशाल्लाह आप लोग करते हैं, ठीक है। ले जी, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज, लो जी स्क्रू गेज यूज कर लिया है, और देखें हम पहली बात ये है कि आंसर सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी, ज्यादा ऑप्शन मिलीमीटर में, हम इसको मिलीमीटर के लिहाज से डील कर लेते हैं। पहले तो मुझे बता दो कि लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। अच्छा, अब जो 3 डिवीजन्स हैं बच्चों, मेन स्केल, जो मेन स्केल रीडिंग है वो है 3,
और जो वर्नियर स्केल है, जो रोटेटिंग स्केल है, उसकी 8वीं डिवीजन, सर्कुलर स्केल की 8वीं डिवीजन जो है ना वो इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग है 8। तो सबसे पहले अब बच्चों हमने फाइनल जो आंसर निकालना होता है उसका तरीकेकार ये होता है कि मेन स्केल की रीडिंग में आप लोग ऐड कर देते हैं किसको, लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करवा के जो रीडिंग मैच कर रही हो उससे। अब मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 3 है, लीस्ट काउंट है 0.01 और जो रीडिंग मैच कर रही है वो 8 वाली है, तो ये बन गया 3 + 0.08, तो ये मिलके बन गया 3.08 मिलीमीटर। तो ये आपका आंसर है। बस ये तरीकाकार याद रखिएगा, मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देते हैं जो सी रीडिंग मैच कर रही हो इंडेक्स लाइन से, उसको मल्टीप्लाई करवा के लीस्ट काउंट से, पहले लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवाना है उसको, फिर ऐड करना है मेन स्केल की रीडिंग में, तो फिर आपकी जिंदगी में इंशाल्लाह सुकून आ जाएगा। 3.08 मिलीमीटर। अच्छा जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपकी बुक में पेज नंबर मेरा ख्याल है 20 है कि 19 है, वहां से शुरू होता है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, 20वें पेज से शुरू होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर के रूल बड़ी क्लियर करके ना उन्होंने तुम्हारी किताब में लिखे हैं कि नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। चलो सिग्निफिकेंट फिगर्स के मैं कुछ आपको रूल बता देता हूँ, इसकी कुछ एग्जांपल्स और करवा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल आपको बता देते हैं कि अगर आपको एमसीक्यू आते हैं। भाई देखें, अगर तो आपको एमसीक्यू वो कई टाइप के देगा, मैं इधर लिख देता हूँ, 4 के लिख देते हैं, बहुत हैं भी। अच्छा देखें, अगर मैं कहता हूँ जी 24.589 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यार आप देखो क्या इनमें कहीं पे जीरो है, नहीं है जीरो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर इनमें जीरो नहीं है तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो ये तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। डेसिमल आ गया कोई नहीं, तो 5 है तो हम कहेंगे कि देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आप लोगों को कहता हूं बच्चों, अगर आपके सामने लिखा हो 0.00248, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, याद रखिएगा जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है, पहले नॉन जीरो डिजिट की लेफ्ट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, इसकी लेफ्ट साइड ये है, तो ये लेफ्ट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो लिहाजा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बचे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बच गए। अच्छा, इसी तरह अगर मैं अब आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं यार इसमें बताओ 275.00। अब देखें, ऐसे जीरो जो डेसिमल के भी बाद हो और नॉन जीरो डिजिट के भी बाद हो, दो बातें मैं बोला हूं, एक बात नहीं बोला। ऐसे जीरो जो डेसिमल, ये डेसिमल है, डेसिमल के भी बाद हैं और नॉन जीरो डिजिट के भी बाद हैं, वो जीरो 100% सिग्निफिकेंट में शामिल होते हैं। तो लिहाजा यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे, यहां पर बन जाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5। तो इस एग्जांपल में भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मैं कहता हूं यार मुझे बताओ 2705 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखो, अब डेसिमल तो इसमें कहीं पे भी नहीं है, मगर ये जो जीरो आ रहा है ना, ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है, तो जीरो बिटवीन two non-zero digits is also significant. So total number of significant figures in this example are 4. तो बच्चों इस तरीके से आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब आप लोगों ने जो आपकी बुक में मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स की एग्जांपल्स भी बहुत सारी दी हुई हैं, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से एग्जांपल्स को देख लेना है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको कहता हूं जी बताएं जी 100.8 में 8 सेकंड है, ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब ये दोनों जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहे हैं, हम कहेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। इसी तरह अगर मैं कहता हूं यार 0.00580, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये देखो भाई, ये जीरोज नॉन जीरो डिजिट की लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, ये नहीं होंगे। ये जीरो नॉन जीरो डिजिट की राइट साइड पे आ रहा है और ये डेसिमल इधर था, डेसिमल के भी बाद आ रहा है, तो ये भी जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो लिहाजा इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं। ओके, उसके बाद बच्चों अगर आपके सामने ये वाली वैल्यू लिखी हो, अब मैं कहता हूं जी 210.0 ग्राम में, ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो भाई आप देखो, ये जो जीरो है, ये जीरो जो है ये डेसिमल के भी बाद आ रहा है और नॉन जीरो डिजिट के बाद भी आ रहा है, इसका मतलब ये जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ऐसा ही है।
तो अब देखो, अब ये जीरो सिग्निफिकेंट हो गया, अब ये जीरो, ये देखें ये नॉन जीरो डिजिट ये सिग्निफिकेंट होता है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान वाली चीज भी सिग्निफिकेंट ही होती है, तो लिहाजा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके एग्जांपल में हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह वो बुक में ना एंड पे उसने राउंड ऑफ डाटा के भी कुछ रूल्स दिए हुए हैं। अच्छा, अब वो जो राउंड ऑफ डाटा के जो रूल्स है ना बच्चों, उनको भी थोड़ा सा आप ना समझ ही लें। एवं कोई एक आधा एमसीक्यू आ गया तो फिर तुम लोग कहोगे यार वो मैंने तो फलां चैनल के ऊपर जाकर लेक्चर लिया था इंजीनियर मोहम्मद उस्मान मुगल का, तो यार उन्होंने बताया नहीं था। तो मेरा पुत्र ये राउंड ऑफ डाटा के भी ना कुछ रूल्स हैं, 2-3 मिनट के अंदर ही हमने पढ़ लेने। देखो मेरी बात सुनो, याद रखो, अगर मैं आप लोगों के सामने यार ये एग्जांपल देता हूं 1.943, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मैं कहता हूं यार इसको ना राउंड ऑफ करो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अक्सर कहा था आप लोग कैलकुलेटरों के ऊपर चीज़ों को राउंड ऑफ करते हैं तो पता नहीं कौन कौन से तरीके लगा देते हैं। वो कईयों को वो मिस फायदा ब्यूटी क्रीम ने कहा होता है बच्चों पहली 3 वैल्यूज नोट करो और आंसर लगाओ, कहानी खत्म। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर जरा गौर से अब सुन लेना। अब देखें आपने, मैं कहता हूं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें। अब ये देखो यार, ये जो आखिरी वाला डिजिट है ना 3, ये जो 3 है ना भाई, ये ड्रॉप्ड डिजिट है, इसको हमने डिलीट करना है। अगर डिलीटेड डिजिट 5 से छोटा हो, किससे छोटा हो, 5 से छोटा हो, उसको वैसे ही उड़ा दो, तो 1.94 बचेगा, कहानी खत्म। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बात आ गई, तुम्हें ज्यादा पंगे में जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूं यार 1.47 है यार, इसको राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब 7 आपका डिलीटेड डिजिट है, अगर आपका डिलीटेड डिजिट 5 से बड़ा हो ना तो भाई पीछे वाले नंबर में चुप करके 1 ऐड कर देना है। तो उसके पीछे 4 था ना, 4 में 1 ऐड कर दो, वो 5 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर इसी तरह, यार मेरा टैब थोड़ा टेढ़ा पड़ा हुआ है, मैं भी कह रहा हूं टेढ़ा क्यों लिखा जा रहा है। लो पूरा लेक्चर दे दिया, पता चला है, चलो कोई नहीं, खैर है। अच्छा, इसके बाद बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूं 1.45 को राउंड ऑफ करो, हुए 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 हुए, देखो पहली इस एग्जांपल में क्या था, डिलीटेड डिजिट लेस देन 5 था, इसमें डिलीटेड डिजिट 5 से बड़ा था, इसमें डिलीटेड डिजिट आ ही 5 गया है। अगर डिलीटेड डिजिट 5 हो तो फिर देखें उसके पीछे वाला नंबर इवन है या ओड है। अगर इवन है तो भाई कोई तब्दीली नहीं करनी, नो तब्दीली या हीरे, कोई तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, और अगर यही एग्जांपल कुछ यूं होती, 1.35 होता, ये होता 1.35, तो अब देखो अगर आपका डिलीटेड डिजिट कितना है, डिलीटेड डिजिट है 5 और पीछे वाला नंबर अब ओड है, तो अगर वो ओड है तो उसमें 1 ऐड कर दो तो वो 1.4 बन जाएगा। तो लो मेरे प्यारे बच्चों, ये राउंड ऑफ डाटा के रूल्स याद रख लें। अगर डिलीटेड डिजिट 5 से छोटा है फिर पीछे वाले को कुछ नहीं करना, छेड़ना भी नहीं है। 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में 1 ऐड कर दो। अच्छा, यहां पे भी ये कंफ्यूजन आ जाती है, अगर डिलीटेड डिजिट 5 से बड़ा हो ना, फिर इवन या ओड का चक्कर इसमें नहीं लगेगा, ना इवन ना ओड। इवन या ओड का चक्कर उसी वक्त लगना है अगर तुम्हारा डिलीटेड डिजिट एग्जैक्टली 5 होगा, बस। तो लो जी बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 1, प्यारा सा चैप्टर, और इस चैप्टर के प्यारे प्यारे एमसीक्यूज, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, लिहाजा आप अपने दोस्तों से भी लाजमी शेयर करें। इसी तरह मैं इंशाल्लाह आपके सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज और उसके अंदर से फार्मूलाज, ये तो अभी एमसीक्यूज ही थे ना, इसमें फार्मूलाज बहुत कम थे। ठीक है, तो जैसे ही अगला चैप्टर शुरू होगा उसमें आपको और ज़्यादा इंजॉय करवाएंगे इंशाल्लाह हम। तो ये ना आप लोगों की बुक में स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालने का एक फार्मूला लिखा हुआ है। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है ना बच्चों, वो याद रखिएगा, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बराबर होता है पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ठीक है, पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय, यार ये एक मिनट, थोड़ा स्पेलिंग भाई, मार्कर बड़ा मोटा है ये। अच्छा, स्क्रू गेज की पिच को डिवाइड कर दें सर्कुलर स्केल की नंबर ऑफ डिवीजन से, तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाता होता है। ये फार्मूला लिखा हुआ है, बस फार्मूला वैसे ही याद कर लीजिएगा, बाकी तो आपने अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर डिटेल में पढ़ा ही होना है। इसी तरह जो लीस्ट काउंट होता है ना वर्नियर कैलिपर का, वो बराबर होता है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, एमएस लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, वो जो डिवीजन्स ऊपर वाले में भी थी, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये बच्चों वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हो गया। तो ये याद रखिएगा, ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है
और बच्चों ये किसका है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। तो इनके लीस्ट काउंट की फार्मूलाज भी आपको आने चाहिए। पिच क्या चीज होती है, स्क्रू गेज की जो पिच होती है ये बेसिकली जो उसका सर्कुलर स्केल होता है ना, जब इसका सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर मूव करता है तो एक रोटेशन के दौरान सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम पिच ऑफ द स्क्रू गेज बोलते हैं। बाकी आप अपनी रेगुलर क्लासेस में इसको बड़ी डिटेल में पढ़ चुके होंगे। हमारा ये टॉपिक, हमारा आज का लेक्चर जो था वो एमसीक्यूज बेस्ड था और मैंने आपको इसके एमसीक्यूज बता दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप पेपर में एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।